क्लास 9 क्या हाल चाल आप सबका। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, और आपको पता ही होगा हमारी क्या चल रही है, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी किताब कौन सी है? गणित मंजरी, है ना। ये जो आपकी गणित मंजरी है न्यू एनसीईआरटी, यही गणित का हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, रेखिक बहुपदों का परिचय। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में पार्ट 2 की प्रश्नावली 2.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है ये। पहले प्रश्न में कितने 3 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेखिक बहुपद 5x - 3 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यदि यदि पहला पॉइंट x बराबर 0 हो, यदि x बराबर कितना -1 हो, यदि x बराबर 2 हो। ठीक है, तो तीनों पर इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और क्यूबिक बहुपद किसे कहते हैं, है ना। ये सारा का सारा काम मिलेगा आपको। इससे पहले जो वीडियो मैंने बना रखी है क्लास 9 जो गणित मंजरी है, इसकी एक प्ले लिस्ट है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी इस चैप्टर की पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर या इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, फटाफट क्या करना है, पहले वो वीडियो आके देखना है, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे समझाया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो रेखिक बहुपद है px 5x - 3 का मान ज्ञात करना है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बहुपद है इसको मानते हैं px। px बराबर क्या है? 5x - 3। ठीक है ना। देखो कोई भी बहुपद होता है उसकी एलएचएस क्या होती है? p और x लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं, px। ठीक है, p मतलब बहुपद, है ना। अब यहाँ पे बताओ चर क्या है? चर है x। अगर चर x होगा तो यहाँ पे x आएगा, अगर यहाँ पे चर t होगा तो यहाँ पे t आएगा। सही है, यहाँ पे तो ये वाला जो होता है ये x की जगह कोई भी चर आ सकता है। यहाँ पे ps हो सकता है, pt हो सकता है, pl हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा जो बहुपद है x में है, y में है, z में। ठीक है, इतनी बात ठीक है, समझ में आया। तो मैंने बहुपद को क्या लिखा? p ऑफ x लिखा, इसे लिखते हैं px लिखा। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि जो p ऑफ x लिखते क्यों है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यदि पहला पार्ट क्या है, पहला कह रहा है यदि x बराबर 0 हो। ठीक है, ये जो आपका px यानी बहुपद 5x - 3 का मान ज्ञात करेंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है, एक मिनट को, पहला पार्ट है, पहला पार्ट x बराबर 0। ठीक है, ये रहा देखो पहला पार्ट x बराबर 0। तो अब क्या करोगे, जो आपका बहुपद है px बराबर 5x - 3, यहां पर x की जगह पर 0 रख दो, जहां जहां भी x है वहां पे 0 रखना, बस ये करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या p, और यहां पर x है तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, p0 बराबर क्या होगा? 5, और यहाँ पे 5 और x की गुणा हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा? 5 गुणा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा? क्योंकि हमने x बराबर 0 रखा है, तो जहां जहां भी x वहां पे 0 रखना है। अब क्या करो, इस आप बहुपद को सॉल्व कर लो। देखो px मतलब p0, ठीक है, बराबर 5 गुणा x मतलब 5 गुणा 0 -3। ठीक है, अब p0 कितना आ गया? ये आपका p0 आ गया, 5 की गुणा 0 से करोगे तो 0 आ गया -3। ठीक है ना। अब आप देखो थोड़ा, p0 बराबर, अब 0 में से आप 3 घटाओगे तो -3 तो आएगा। 0 में से कैसे घटाओगे? नहीं घटाओगे, क्या है आंसर? -3 आ गया। ठीक है, तो आप ये बताओ इस बहुपद का मान x बराबर 0 पर क्या आया? -3 आया। ठीक है, -3 आया, आंसर क्या आया? -3। ठीक है, उत्तर क्या आया? उत्तर आया -3। उत्तर कितना आया? -3 आ गया। ठीक है, ये आ गया उत्तर, इसका मान आ गया, है ना। ऐसे हम दूसरा पार्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। चलिए बहुपद क्या हमारा? px बराबर 5x - 3 है। अब दूसरा पार्ट क्या रखना है? दूसरा रखना है x बराबर -1 रखना है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? x बराबर क्या है? -1 पर इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट यहाँ लगाएंगे और x बराबर क्या रखेंगे? -1। ठीक है, तो जहां जहां भी x है वहां पे आप -1 रिप्लेस कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले p और x, यहाँ पे x से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस बना गया, बराबर 5 गुणा x, ये 5 और x की गुणा होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 और x के बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, जहाँ कभी भी दो डिजिट के बीच में प्लस माइनस नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई होती है इतनी बार, ठीक है, तो मतलब 5 और x की आ रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना। चलिए, तो जब आपने माइनस 1 रखा तो क्या होगा, 5 गुणा माइनस का 1 होगा, समझ में आ रहा है, हाँ, माइनस का 3, इतनी बार ठीक है, क्लियर है सभी को। अब p माइनस 1 बराबर, अब बताइए फटाफट के, जब 5 की गुणा माइनस 1 से करोगे तो क्या आएगा आपका, जाहिर सी बात है माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, माइनस का 5 और ये रहा माइनस का 3, है ना। अब हमें क्या सॉल्व करना है, माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना होता है, कितना होगा, देखो कभी भी दो डिजिट, है ना, दो डिजिट के बीच में प्लस या माइनस है ना। अब आप थोड़ा ध्यान दो, दोनों प्लस दोनों, देखो इसके मतलब 5 माइनस 5 और 3 के बीच में माइनस का है, इसका मतलब आप ये कहो कि इन दोनों में गुणा तो हो नहीं रही, नहीं हो रही, नहीं गुणा हो रही ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है कि भाई एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 3, कभी भी दोनों नंबर माइनस के होते हैं और गुणा नहीं हो रही होती, क्या, अगर गुणा नहीं हो रही तो जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना है, माइनस का 8 हो गया, इतनी बार ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ऐसे देखो, अगर आप, मैंने कहा माइनस का 2 माइनस का 4, बताओ कितना होगा, माइनस का 6 होगा, क्यों, दोनों जुड़ गए, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं माइनस माइनस से प्लस होता है। अरे बच्चे, माइनस माइनस प्लस वहां होता है जहां -2 की गुणा -4 से करोगे, जब गुणा करोगे ना तब 2 चौक 8 होगा, प्लस का 8, सही है, दो -2 की गुणा करो, जब यहाँ गुणा कर साइन होगा तब आएगा, माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, बट यहाँ नहीं होगा, सही, इतनी बार ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। उत्तर क्या आया, उत्तर आया हमारा माइनस का 8, सही है। कोई डाउट, किसी विद्यार्थी को डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं उस डाउट्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और जितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं करा है, तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, क्यों, मैं आपकी 9th क्लास की विज्ञान, गणित, इंग्लिश ग्रामर सब कराऊंगा, ठीक है ना, और वो भी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम में होगी, बट विज्ञान और हिंदी, सॉरी हाँ, हिंदी और विज्ञान, गणित, सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान, सारा हिंदी मीडियम में करेंगे, ठीक है। और अब आपके यूटी होने वाले हैं, यूटी के मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका मिड टर्म होगा उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जितना भी आपका क्लास 9 का मटेरियल है सारा मैं आपको यही सी वीडियो इसी चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब करने वाले हम लोग तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है ना, तीसरा है, कह रहा है x बराबर 2 रखो, ठीक है। सबसे पहले आप बहुपद लिखो, क्या है, पी एक्स बराबर क्या है, 5x, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करें, बहुपद क्या है, 5, पी एक्स बराबर है 5x माइनस का 3, ये बहुपद है। अब हमें x बराबर कितना रखना है, कह रहा तीसरा पार्ट है x बराबर 2 रखो, सही है। चलिए x बराबर 2 रख देते हैं, तीसरा पार्ट x बराबर 2 रख दो, हाँ रख दिया, ठीक है ना। अब जहां जहां x वहां पे रख दो 2, तो पी एक्स मतलब P2 बराबर 5 गुणा x मतलब 5 गुणा 2 माइनस का 3, सही है। तो P2 इज इक्वल टू कितना है, 10 माइनस 3, यानी P2 कितना आया, P2 बराबर कितना आया, 10 में 3 घटाओ 7 आ गया, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, उत्तर आपका हो गया, उत्तर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसका मान कितना आया, इसका मान आया 7, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहा हूँ, है ना। पता है क्या एडवांस, कि P2 और P माइनस 1 निकलवा रहा हूँ, ठीक है। आपको डाउट, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे कुछ नहीं आएगा, आपके पेपर में जो आएगा, देखो हम हैं टीचर, है ना, और टीचर ऐसा टीचर जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना, और क्वालिफिकेशन अच्छी आती है, ठीक है। अब देखो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, कहेगा भाई P ऑफ 2 प्लस या P2 और P0 का मान याद करो, मान, ऐसे क्वेश्चन आएगा, याद करो।
क्या आएगा पेपर में आपके क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा P2 माइनस P0 का मान ज्ञात करो। अब बहुत से बच्चे की नहीं आ रही P2 क्या होता है, P2 कैसे निकालें। बस आपको खाली एक दे देगा 5x प्लस का 3 देगा, कहेगा इस पर इससे P2 माइनस P0 का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, ये जो न्यू एनसीईआरटी है इसके हिसाब से यहाँ पे ना Px तो बताया ही नहीं कि Px क्या होता है, नहीं बताया इस किताब में, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर P2 बोलेगा, अगर P2 बोलेगा तो मतलब इस बहुपद में x बराबर 2 रखना है, अगर P0 बोलेगा तो इस बहुपद में क्या रखना, x बराबर 0 रखना है। ऐसे निकालते हैं। तो पहले P2 निकालो, ये हमने निकाला, पहले P2 निकालोगे, फिर P0 निकालोगे, फिर P2 में से P0 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीटेड। हमने तीसरा पार्ट भी कर लिया। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है, बताइए। अब हमें यहां पे दे रखा है द्विघाती बहुपद, है ना। कह रहा है द्विघाती बहुपद है 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये यूएनसीईआरटी है, मतलब कुछ भी, मेरे हिसाब से इन्होंने जो है ये क्वेश्चन गलत दिया है। बताओ क्यों गलत दिया है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा देखो चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर का नाम है रेखिक बहुपदों का परिचय। रेखिक बहुपद मतलब कि इस पार्ट में हम खाली रेखिक बहुपद के बारे में पढ़ने वाले थे ना। क्यों, पार्ट का नाम क्या है, रेखिक बहुपद। बट 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 इन्होंने रेखिक बहुपद में द्विघाती बहुपद के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, है ना। या तो आप खाली बहुपद दे देते ना कि भाई बहुपदों का परिचय, बहुपद में रेखिक बहुपद भी आता, द्विघाती भी आता, त्रिघाती भी आता, बट चैप्टर का नाम है रेखिक बहुपदों का परिचय और रेखिक बहुपद में द्विघाती बहुपद के क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अभी आप देखना इस चैप्टर में इतना इतना टफ डाल रखा है इन्होंने किताब में कि तुम लोग कर भी नहीं पाओगे। बहुत टफ बना रखी इस टाइम की किताब, मतलब बच्चों को क्वेश्चन दे दिए, ना तो कोई एग्जाम्पल दिया, ना कुछ दिया, ना कोई हिंट दी, बस डाल दो क्वेश्चन, बच्चा जैसे भी करे, ठीक है, उन्हें बच्चों की परवाह नहीं है। चलिए करते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघाती बहुपद 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए यदि s बराबर 0 हो, सेकंड पार्ट s बराबर -3 हो, थर्ड पार्ट s बराबर 4 हो, ठीक है। ये भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है, सही है, हाँ, है ना। ये जो बहुपद है इसको सबसे पहले आप देखो, ये जो हमारा बहुपद है ना, इसको क्या मानेंगे, p तो मानेंगे, p लिखेंगे, सबसे पहले p लिखेंगे। अब यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पे आएगा s, पता है क्यों आया, क्योंकि जो बहुपद है इसमें जो चर है, चर क्या है, s है। देखो यहाँ भी s, यहाँ भी s, सब में s है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, s आएगा, क्या आएगा s। तो आप क्या करोगे, ps बराबर क्या आएगा, 7s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 6, ठीक है। ऐसे आप बहुपद को मानेंगे, फिर यहाँ पर क्या s बराबर पहले 0 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर s बराबर दूसरे पार्ट में -3 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में s बराबर 4 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद लेंगे, क्या है, ps बराबर क्या है, ps बराबर 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ठीक है। यह है आपका बहुपद, है ना। अब पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है s इज इक्वल टू 0, तो लिखो पहला पार्ट है s इज इक्वल टू 0, सही है, यही तो है पहला पार्ट, देखें s बराबर 0, ठीक है। अब हमने क्या करा, s बराबर 0 ले रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा p, यहाँ पे 0 बराबर 7, s का स्क्वायर है, मतलब क्या आएगा, ब्रैकेट में 7 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4s यानी गुणा 0 प्लस का 6, सही है इतनी बार, ठीक है। जहां जहां s था वहां पे मैंने 0 को रख दिया, यहाँ पे s का स्क्वायर था तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू एस था तो यहाँ पे 4 इंटू 0 हो गया, प्लस का 6। अब देखो
0। अब बताना 7 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही तो होता है। लो 0 0 हो गया, माइनस 4 गुणा 0, 1 मिनट को, प्लस 1। चलिए अब P0 बराबर, अब बताना जब 7 की गुणा 0 से करोगे 0 ही तो आएगा, हाँ 0 आ गया, माइनस माइनस 4 की गुणा 0 से करोगे आएगा 0 आएगा, हाँ ठीक है, प्लस का 6। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा है ये सब 0 है ना, तो इसको हटा ही दो, इसको हटाओ तो क्या है, हट जाएगा ना, 0 है तो 0 की वैल्यू नहीं होती ना, 0। तो P0 कितना आ गया? P0 आ गया 6। तो उत्तर क्या आ गया? उत्तर हमारा आ गया, उत्तर आया हमारा 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर 6। सही है, तो पहला पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट ही हमारा हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है ना? देखो अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा ना तो समझो आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बस आप पढ़ो, जितना मैं कराऊं उतना ही कर लोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अब 9th क्लास में। 9th क्लास में तो अच्छे मार्क्स आएंगे, प्लस मैं आपकी 9th क्लास में 10th क्लास के लिए बहुत अच्छी मैथ करा दूंगा। ठीक है, हाँ। और ये जो वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ, शायद 8-9-10 दिन बाद डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ पता है? क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने देखे व्यूज़ बहुत कम आए। जब व्यूज़ कम आए तो मैं डीमोटिवेटेड हो गया, तो मेरा मन नहीं करा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आपको चाहिए जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप कोशिश करो कि जो मेरी वीडियो पे व्यूज़ बढ़े, व्यूज़ बढ़ेंगे तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है ना? और वीडियो अपलोड करूंगा, पढ़ाऊंगा तो आपका फ़ायदा ही होगा, है ना? और दूसरी बात, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? आप जो मैं वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो को अपने ईमानदारी से अपने दोस्तों में, अपने 9th क्लास के ग्रुप में शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, उन्हें बताओ हमारे चैनल के बारे में। ठीक है ना? आपका फ़ायदा होगा, उनका फ़ायदा होगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हमारा भी फ़ायदा, हमारा ही फ़ायदा होगा। जब हमारा फ़ायदा होगा तभी तो मैं आपको, आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, वरना क्यों लेकर आऊँगा? ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? s बराबर माइनस का 3। चलिए सबसे पहले बहुपद लिखो, क्या है? पी एस बराबर क्या है? पी एस बराबर देखिए क्या है? पी एस बराबर है 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6, ये आपका बहुपद है। अच्छा ये s है, ठीक है, ये s है, ये मैं कैसे समझ में आ रहा है ना आपको? 7 और ये लो s का स्क्वायर, 7s का स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4 और ये s प्लस का 6 प्लस का 6, ठीक है, प्लस 6। ठीक है, अब लेना में s बराबर माइनस 3 लेना है। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट है हमारा, क्या पार्ट है? s बराबर कह रहा है -3 पर इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां s है वहां पे -3 रख देना, रख दो। तो p -3 बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया 7, और ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? चलिए ब्रैकेट में मत लिखो, बस आप देखो इतना तो पता होगा, 7 और एस स्क्वायर की गुणा हो रही है तो मैं गुणा का निशान तो लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, लगा दिया, हाँ लगा दिया। अब क्या है? एस बराबर माइनस का 3 रखना है ना? कभी भी माइनस का नंबर आता है ना, तो जो माइनस की संख्या होती है उसे हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस का 3 लिखो, ये लिखा स्क्वायर, एस का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का 4s इंटू, इसको भी आप -3 को ऐसे ब्रैकेट में रखो। देखो 4 और गुणा s, 4 और s की गुणा हो रही है, तो 4 गुणा -3 और प्लस का 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग अपना। 7, सबसे पहले मुझे बताओ जो -3 है, -3 का स्क्वायर क्या होता है? यानी -3 का वर्ग क्या होता है? -3 का वर्ग होता है 9। -3 इंटू -3 क्या होगा? जब -3 की -3 गुणा करोगे तो 9 आएगा प्लस का। ठीक है, तो -3 का की वर्ग, -3 का स्क्वायर यानी वर्ग क्या होगा? यहाँ पे क्या 9 आ गया, हाँ आ गया, माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है ना, अब -4 की गुणा -3 से करनी है। देखो ना, -4 गुणा -3, जब भी दो माइनस की गुणा होती प्लस का आते थे, अभी दो माइनस की गुणा होती प्लस का आया। ऐसे जब -3 की गुणा -3 से, -4 की गुणा -3 से करोगे, पता कितना आएगा? 4 3 12 प्लस का 12 आएगा। ठीक है ना? तो जब ये ये देखो नंबर क्या 12 है प्लस का है ना,
तो ये जो साइन है यहाँ का, ये माइनस का नहीं, यहाँ प्लस लगा देना, क्योंकि प्लस का 12 आ गया, ठीक है ना। अब ये आया प्लस का 6, तो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो P3 कितना आया, किसी को कैलकुलेशन कोई डाउट है पूछ लेना कमेंट्स करके। अब 7 नीम 63, यहाँ 63 आ गया, प्लस 12 प्लस 6। अब सबको जोड़ दो, जोड़ो जोड़ो फटाफट जोड़ो, कितना आया जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ो ऐसे, इकाई को इकाई में, 6 2 8 3 11, 6 2 8 और 3 11 का एक हासिल लगाए, और 6 2 8 3 11, और यहाँ कितना है एक, 91 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, है ना, 91 आया ना। दोबारा जोड़ें एक बार और देखते हैं, 6 2 8 3 11, 6 7 यहाँ 8, 81 आएगा। कितना आएगा 81, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ गया, उत्तर आया हमारा 81, सही है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट भी। कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं होगा, क्यों मैंने एक एक स्टेप आपको इतने अच्छे से समझा दिया है, कोई डाउट होने ही वाला नहीं होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट करें, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा, है ना। ये जो हमारा बहुपद था पी एक्स बराबर, ये बहुपद है। अब x बराबर -3 रखना है, तो जहां जहां s था मैंने वहां पे -3 रख दिया, यहाँ पे s, यहाँ भी -3 रखा, तो जहां जहां s सब में -3 रख दिया, ठीक है ठीक है। अब देखो, जब -3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 9 आ गया, तो 7 गुणा 9 प्लस -4 की गुणा -3 से करोगे तो प्लस का 12 आएगा, और प्लस का 6 13। अब 7 नीम 63 प्लस 12 प्लस 6, सबको जोड़ोगे 81 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है s बराबर 4 पर इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद लिखो, क्या है, पी एस बराबर 7, और ये s का स्क्वायर, और क्या है -4s प्लस 6, -4s प्लस 6, ठीक है। ये बहुपद है। अब जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट कह रहा है s बराबर कितना लेना है, s बराबर लेना है 4, सही। ये तो कह रहा है, चेक कर लो, देखो s बराबर 4 लेना है, सही है। अब जहां जहां भी s है वहां पे रख दो 4, ठीक है। तो P4 बराबर कितना आया, ये आ गया हमारा 7, और यहाँ पे s का स्क्वायर गुणा लगाओ, यानी 4 का, अच्छा ठीक है, माइनस का नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग। देखो s का स्क्वायर, s का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, ठीक है। -4 इंटू, ये तो -4 ये रहा, और एक 4 यहाँ से आएगा, s बराबर 4 रखना है, और इंटू 4, ठीक है, और प्लस का 6 ये आ गया, है ना, इतनी बार, ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है। तो P4 बराबर, अब 7, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 की गुणा 4 से करो मतलब 16 होता है, ठीक है। तो हम जो 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग यहाँ पे 16 रखेंगे, क्या लिखेंगे 16, -4 की गुणा 4 से करोगे तो 16 आएगा, ठीक है, और प्लस 6, ठीक है, इतनी बार, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे सॉल्व करो, क्या करना है, सॉल्व। 7 की गुणा 16 से करो, करें, चलो रफे करते हैं, कहाँ करेंगे, रफे। 7 की गुणा यहाँ करते हैं, 7 है, हाँ, 16 की गुणा 7 से करो, देखना कितना आएगा, 112 आएगा, कितना आएगा, तो P4 कितना है, P4 आ गया 112 -16 प्लस का 6, ठीक है ना। अब देखो 112 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है ना। आप थोड़ा ध्यान दो, 112 है, 112 के 112 से पहले कोई नंबर माइनस नहीं लग रहा है, तो मतलब 112 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, ठीक है। बट ये 16 है, 16 के से पहले माइनस का लगा हुआ है, मतलब 16 माइनस का है, तो क्या करेंगे, प्लस, जो प्लस प्लस वाले हैं पहले उसको जोड़ दो, तो 112 और 6 कितना हो गया, तो 112 और 6 को जोड़ो, P4 बराबर 112 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, 118 आएगा, 118 और माइनस का 16, ठीक है। अब 118 में 16 घटा दो, देखो माइनस का 16 आगे लगा दिया क्योंकि ये तो बचा रहेगा ना। अब 118 में से 16 घटाओ,
जो आंसर आएगा वही होगा। PO4 घटाना कितना आएगा? आ, 102 आएगा। हाँ ये रहा आंसर आया 102। ठीक है, ठीक है, आंसर कितना है? 102। घटा लेना चाहे ये प्लस माइनस तुम ही लोग कर लिया करो, इसमें बहुत मेरे को। चलो ये आपका, ये भी हमारा मतलब तीसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट होने का मतलब है जो आपका प्रश्न नंबर 2 था वो भी हमारा फिनिश कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है ना? सही है, चलो चलिए। ये क्या है? प्रश्न नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बढ़िया दिख रहा है ना? है ना? अब देखो, ये जो जितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने इस पार्ट की और वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने जो चैप्टर आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 के गणित, है ना? इस चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 1 की, दोनों चैप्टर्स की मैंने और वीडियोस बना रखी हैं। एक प्ले लिस्ट बनी हुई, आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करना, प्ले लिस्ट होगी, है ना? उस पे गणित मंजरी लिखा होगा, उस गणित मंजरी में सारे पार्ट के आपको सॉल्यूशन हल मिल जाएंगे। मैंने पूरा सारे पार्ट कराए हैं, पहला पार्ट कराया, दूसरा, उसमें सारी वीडियोस हैं। तो सारी वीडियोस आपको देख लेनी है अगर आप पढ़ना चाहते हो। नहीं पढ़ना चाहते तो मर्जी आपकी, मत देखो। ठीक है, फायदा है आपका। पढ़ोगे तो पढ़ाए, पढ़ोगे लिखोगे अच्छे बंदे बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई मेहनत तो आगे बहुत करनी पड़ेगी तुम्हें। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, क्या है? 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 ये है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन डाल रहे हैं। हाँ अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन डालो ताकि जो बच्चे की जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़े और बढ़े। अच्छी बात है, ठीक है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान आयु का मतलब जो इस टाइम चल रही है। तो साहिल की माँ है, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो साहिल की वर्तमान आयु उससे उससे 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब आप ये कह सकते हो, अगर साहिल की वर्तमान आयु 12 है, 12 साल है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? 36 साल होगी, है ना? आप ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ कि 3 गुना का मतलब क्या होता है। 3 गुना का मतलब होता है 3 से गुना कर दोगे। अगर साहिल की एज 8 साल है, 8 साल है, तो साहिल की माँ की एज कितनी होगी? 8 तियाँ 24, साहिल की माँ की एज कितनी होगी? 24 साल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गुना का मतलब होता है उतने से 3 गुना तो 3 से गुना कर दो, 4 गुना तो 4 से गुना कर दो, 2 गुना 2 से गुना करते हैं। ठीक है, 3 गुनी है तो 3 से गुना कर दो। ठीक है, चलिए। अब हल क्या क्या कह रहा है, क्या करना क्या है? कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। मतलब अब 5 साल बाद उनकी आयु निकालोगे, 5 साल बाद, 5 वर्तमान आयु से फिर 5 साल बाद जो दोनों की आयु होगी, दोनों को जोड़ोगे, वो क्या होगा? दोनों की आयु जोड़ने के बाद 70 साल आएगा, 70 वर्ष आएगा। ठीक है, अब कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हाँ, जब तक आपको वर्तमान आयु नहीं पता होगी, जब तक आप कैसे फाइंड करोगे कि भाई 5 साल बाद एज क्या होगी, है ना? उन दोनों एज का योग क्या होगा, नहीं करोगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे फाइंड करेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ही ज्ञात करना है, ठीक है? तो हम मान लेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मानते हैं। अच्छा, क्या मानेंगे? मानेंगे कि साहिल की एज कितनी है, हमने मान लिया, है ना? पहले वर्तमान आयु की बात करेंगे, ठीक है ना? वर्तमान आयु की बात करेंगे तो हमने इसमें माना, क्या माना? माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स मान लिया। माना साहिल की वर्तमान आयु क्या है? एक्स है, ठीक है, ये मान लिया। जो साहिल की वर्तमान आयु क्या है? एक्स है ना? ठीक है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न होगा। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न ये होगा कि सर हमने साहिल की माँ की आयु क्यों नहीं मानी, साहिल की ही आयु क्यों मानी, है ना? हाँ, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो आप मुझसे। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपके क्वेश्चन में खुद से कर सकता हूँ। मुझे पता है बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा, कहाँ डाउट होगा, उसका मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपके बदले के क्वेश्चन में खुद से पूछ लेता हूँ कि सर आपने यहाँ पे साहिल की वर्तमान आयु एक्स मान ली, हम यहाँ पे साहिल की माँ की आयु क्यों नहीं मान सकते? वो भी तो मान सकते हैं, नहीं है ना? बच्चों के मन में सवाल होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि हम यहाँ पर साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आप पहले क्वेश्चन पर आओ।
अब यहाँ देखो तुलना, समझ, तुलना, यहाँ पर तुलना किससे हो रही है? तुलना, तुलना जैसे क्या है, आप मुझसे 2 साल बड़े हो। क्या? मैंने कहा आप मुझसे 2 साल बड़े हो। अब तुलना किससे? मुझसे कर रहे हो ना। आप जो है मुझसे ही तो बड़े हो 2 साल। तो जिससे तुलना होती है उसको मानते हैं। तो मैं अपने आप को मानूँगा कि माना अगर मैं 16 साल का हूँ, तो मतलब आप 18 साल के हो, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चन आपको आएँगे तो वहाँ पे बहुत डाउट होगा कि आपको किसको मानना है? साहिल को मानना है, साहिल की माँ को मानना है, ठीक है? अब मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैंने कहा आप मुझसे 2 साल बड़े हो, ठीक है? मुझसे बड़े हो ना, मुझसे तो सबसे पहले मैं अपनी एज फाइंड करूँगा, भाई मेरी कितनी है? अच्छा मुझे मेरी नहीं पता, तो सबसे पहले मैं अपनी एज मानूँगा कि मैंने माना कि अगर मेरी एज एक्स है, तो आपकी क्या होगी? आपकी 2 साल बड़े हो तो आपकी होगी एक्स में 2 जोड़ दोगे, एक्स प्लस 2 होगी आपकी, सही है? अगर आप मुझसे 2 गुना बड़े हो, तो 2 गुना बड़े हो, तो मेरी अगर एक्स है तो आपकी क्या होगी? 2x होगी। गुणा में होता है तो गुणा 2x आएगा। अगर अधिक होता तो x प्लस 2 होता। अधिक में जोड़ते हैं और गुना 3 गुना 4 गुना में गुणा करते हैं, ठीक है? इतनी बात ठीक है? अब देखो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब देखो यहाँ पे किससे तुलना कर रहे हैं? जो साहिल की माँ की आयु की तुलना साहिल से की जा रही है। साहिल से की जा रही है ना, क्योंकि साहिल की जो वर्तमान आयु है साहिल से 3 गुनी है। साहिल से हो रही है ना। अगर मानो साहिल की आयु क्या है, 5 वर्ष है, तो साहिल की माँ की आयु 15 वर्ष होगी। तो मतलब जब तक आप साहिल की आयु नहीं ज्ञात करोगे, साहिल की माँ की आयु ज्ञात हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमने क्या मानेंगे? सबसे पहले साहिल को ही मानेंगे। साहिल को बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साहिल को आधार बनाकर साहिल की माँ की आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो हमने वही करा। सबसे पहले क्या करेंगे? साहिल की आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले देखना है इन ऐसे क्वेश्चन में, प्रश्न में किससे तुलना कर रहे हैं। जिससे भी तुलना करते हैं उसको मानते हैं, ठीक है? यहाँ पर साहिल से तुलना कर रहे थे, ठीक है? चलिए, तो हमने माना कि साहिल की वर्तमान आयु क्या है? एक्स है। अब बताओ, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है? कि जो साहिल की माँ की वर्तमान आयु है साहिल से 3 गुनी है। तो बताओ साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? एक्स 3 गुनी 3x हो जाएगी। कितनी होगी? 3x, सही है? इतनी बात ठीक है ना? अगर साहिल की आयु x है तो साहिल की आयु कितनी होगी? 3x हो जाएगी। 3 गुनी है ना, गुनी मतलब 3 से गुणा कर दो, ठीक है? इतनी बात ठीक है? लिख लेना। मैं बहुत एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठना, सारे प्रश्न खुद करना, ठीक है? ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है आपके मिड टर्म के लिए, है ना? या एनुअल के लिए, जो भी आपका पेपर होगा, या यूटी के लिए, ठीक है? या प्रैक्टिस के लिए। तो लिखोगे तो खाली समझने से मैथ है ये, तो लिखना तो पड़ेगा। तो पेन और कॉपी लेकर बैठना, सारा लिखना, ठीक है? अब उन्होंने कहा 5 साल बाद, उन्होंने अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन हम बार बार पढ़ेंगे। यहाँ देखो, हमने ये कर लिया, साहिल की माँ की बर्थ यहाँ तक तो कर लिया, 3 गुनी है। अब कह रहा है यहाँ तक कर लिया, 3 गुनी हो गया। अब कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 साल बाद करेंगे, ठीक है? 5 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी? देखो 5 साल बाद, ठीक है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। अब 5 साल बाद उनकी आयु, है ना? अब देखो, अगर मेरी अभी अगर मेरी अभी आयु कितनी 20 ईयर्स है, 20 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी? 25 हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें 5 जुड़ जाएगा ना, जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, ठीक है? तो कभी भी क्या है, 5 साल बाद 6 साल बाद तो उतने उतने ईयर जुड़ जाते हैं। तो पहले साहिल की आयु x थी, तो अब 5 साल बाद क्या होगी? x प्लस 5 हो जाएगी। इतनी बात ठीक है? नो डाउट? यस, नो डाउट। अब साहिल की माँ की आयु पहले कितनी थी? 3x थी। हाँ, पहले 3x थी, अब 3x प्लस 5 हो जाएगी, क्यों? 5 साल बाद 5 उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना? अब क्वेश्चन आप दोबारा देखो, कहेगा 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। ये क्वेश्चन में है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होगा हम दोबारा उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि 5 साल बाद जो है उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। मतलब जो 5 साल बाद दोनों की आयु आ रही है, अब दोनों की आयु को जोड़ोगे तो योग कितना आएगा? 70 वर्ष होगा, ठीक है? तो हमने क्या करा? दोनों की जोड़ दी है ना। ये क्या? साहिल की आयु प्लस साहिल की माँ की आयु, 5 साल बाद वाली है, 5 साल बाद वाली, ठीक है? तो 5 साल बाद साहिल की आयु कितनी है? एक्स,
x प्लस 5 यानी कि x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 साल बाद की साहिल की माँ की आयु कितनी है 3x प्लस 5, दोनों की आयु जोड़ दी, बराबर क्या आ रहा है 70, बराबर 70 आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे क्या बन गया, ये एक समीकरण बन गई, या बहुपद कह दो, समीकरण कह दो। यहां से x का मान ज्ञात कर लो, x का मान ज्ञात कर लोगे मतलब साहिल की आयु ज्ञात कर लोगे, ठीक है। यहां से अब देखो, यहां भी x, यहां भी x, इसे कहते हैं समान पद। समान पद मतलब x x वाले y वाले, है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों x जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस क्या है ना, देखो x प्लस का है, यहाँ पे 3x प्लस का, कितना हो गया 4x हो गया, है ना। अभी क्या 5 और ये 5, 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है, प्लस का 10 हो गया, बराबर है 70, है ना। अब ये समीकरण बन गई। समीकरण को आप देखो 9th क्लास में तो समीकरण को हल करना तो आया होगा, ठीक है ना। अब क्या फाइंड करना है, यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, LHS RHS। LHS मतलब इस साइड, जो ये साइड है बराबर की इस साइड, यहां पर सिर्फ x को ही रोकना है, सिर्फ x को रोकना है, बाकी जो नंबर हैं संख्या है उनको वहां पर फेंकना है, बराबर की उस साइड में फेंकना है, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर कोई नंबर यहाँ पर प्लस का है वहां जाकर घटे जाता है, ठीक है, तो 10 को फेंकूंगा वहां जाकर घटे जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बोल रहा हूँ समझ लेना, अब तो पता लग गया ना आपको, अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। तो कितना हो गया 4x। अब देखो आप समझो आपने इसको वहां फेंक दिया, इसको 10 को वहां फेंका, जब आपने 10 को वहां फेंक दिया तो यहाँ पे सिर्फ 4x तो बचेगा, हाँ बचेगा। अब 4x के बाद ये बराबर लगेगा, बराबर लगाओ, बराबर के बाद 70 है ना, तो 70 ही आएगा। अब जो भी नंबर आप फेंकोगे 70 के बाद आएगा। अब आपने 10 को फेंका है ना, तो 10 क्या करेगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन सॉल्व करो, 4x बराबर 70 में से 10 घटाओ कितना 60 आया, ठीक है, सही है 60 आ गया, ऊपर कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो मैंने कहा आपको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना मतलब 4 को भी, सारी संख्या को फेंकना होगा, 10 को फेंका, 4 को भी फेंको वहां पे। अब थोड़ा यहाँ पे देखो 4 और x, समझो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, प्रश्नावली के क्वेश्चन हल नहीं कर रहा हूँ। बहुत से टीचर्स होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, जो भी यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, वो क्या करते हैं प्रश्नावली लेकर आते हैं, बस प्रश्नावली का हल देते हैं और आप बस हल कर लेते हो, खुश हो जाते हो। नहीं, हल नहीं करना, हमें कुछ सीखना है, सीखो सीखो, सही है। हाँ, तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, समीकरण को कैसे हल करते हैं। 10th क्लास में इसका बहुत यूज है, ठीक है, अभी भी यूज है, अभी बिल्कुल, अभी देखो ना यार कितना यूज हो रहा है इसका, अभी जब तक आपको ये आएगा ही नहीं तो समीकरण कैसे हल करोगे, ठीक है। अब आप क्या करो 4 को वहां फेंको। अब थोड़ा ध्यान दो, 4 और x के बीच में प्लस या माइनस है, नहीं है सर, तो जब भी दो दो अंक या 2 डिजिट या दो चर और चर के बीच में प्लस माइनस नहीं होता, वहां पे क्या होता है गुणा होता है। तो कहने का मतलब ये है 4 और x की गुणा हो रही है, ठीक है। अब कभी भी गुणा हमारा नंबर उस साइड जाता है तो वहां पे जाके भाग हो जाता है, लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो मतलब x 4 को वहां फेंका तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ पर आएगा भाग, यानी 4 नीचे आएगा, है ना। अब 4 से 60 को भाग करो, भाग करना आता है, हाँ आता है। जब भाग करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया, x का मान 15 आ गया। अब देखो x का मान ज्ञात कर लिया मतलब साहिल की आयु ज्ञात कर ली, क्यों, x क्या है, हमने x को साहिल की आयु मान रखी है ना, है ना। हमने ऊपर माना साहिल की वर्तमान आयु x है, मतलब x बराबर 15, तो मतलब इसका ये हो गया जो साहिल की वर्तमान आयु है 15 साल होगी। अगर साहिल की आयु 15 साल होगी तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 15 की 45 साल होगी, ठीक है। चलिए अब साहिल की वर्तमान आयु कितनी आ गई, यानी x, ऊपर मान रखा ना x, तो x कितना है 15, तो 15 15 और साल, साल लगा दो, ठीक है। तो बताओ साहिल की वर्तमान आयु कितनी हुई, 15 साल हो गई। अब साहिल की माँ की आयु कितनी है 3x है, 3 गुनी है ना, 3x मतलब बराबर 3 गुणा x का मान कितना है 15। अब 15 से गुणा करो, 15 तिया 45, तो कितना आया, साहिल की माँ की आयु कितनी है 45 साल है। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। हाँ चले नेक्स्ट करें, आगे करें, क्वेश्चन और करें, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा होगा, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं, लाइक करते हो वीडियो को, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, कुछ बातें कर लिया करो मुझसे कमेंट्स करके,
कि सर ये करा दो, वो करा दो। आप तो क्या करते हो, वीडियो देखते हो, निकल जाते हो। थोड़ा अपनापन लेकर आओ यार, आप लोग थोड़ा मुझसे बात करो, मुझसे बात करने की कोशिश करो, कमेंट्स करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है। मतलब कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका अंतर कितना है, 63 है। अब कह रहा है दोनों पूर्णांकों का अनुपात कितना है, 2:5 है। तो वे दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सही है, क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कलरफुल है ना। ये तुम्हारी किताब के क्वेश्चन है। सही है, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख कर लेकर आया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी और अच्छा लगे, अट्रैक्टिव हो थोड़े से। ठीक है, सारे आप देखना किताब के क्वेश्चन है ना। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, 63 है। बट दो पूर्णांक, ऐसे तो बहुत सारे पूर्णांक होंगे ना जिसका अंतर 63 होगा। हाँ, बहुत सारे पूर्णांक होंगे जिनको अंतर का मतलब होता है घटाना। एक में से, जैसे मैंने कहा आपसे, देखो मैंने कहा 12, और अब मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ अंतर किसे, अंतर क्या होता है। सही है, अंतर कैसे अंतर कहते कैसे हैं, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप उत्तर क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना। अगर मैंने कहा 12 और, यहाँ देखो समझो अंतर कैसे कैसे कहते हैं, 12 और 4 का अंतर, है ना। अब 12 और 4 का अगर अंतर फाइंड करना है तो 12 नंबर, यहाँ अंतर ज्ञात करने के लिए देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या है। 12 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 12 में से 4 घटा दो, क्या आएगा, 12 - 4, तो बताना कितना है, 8। तो 12 और 4 का अंतर कितना है, 8 आया। सही है, ऐसी पूर्णांक किसी कहते हैं, पूर्णांक ये सारे 4, ये क्या है, 8, 9, 50, 500, सारे ये पूर्णांक कहलाते हैं। जो नंबर तो संख्याएं होती है इतनी, चाहे प्लस की संख्या हो, चाहे माइनस की संख्या हो, चाहे जीरो, सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। अब कह रहे हैं दो पूर्णांकों का, अच्छा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, मतलब सारे संख्या प्लस की होंगी। दो पूर्णांक माइनस के भी होते हैं ना। ठीक है, तो कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना, 63 है। हाँ, तो उन दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सही है, जैसे मैंने कहा कि भाई दो पूर्णांकों का अंतर अगर 8 है तो उन दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करो, कौन कौन से पूर्णांक होंगे। तो एक तो 12 में से 4 घटाओ फिर भी 8 आएगा, और कैसे 8 आएगा, और आएगा 28 में से 8 घटाओ, 28 में से, समझो 28 में से 20 घटाओ फिर भी 8 आएगा। अरे ऐसे तो बहुत से पूर्णांकों का अंतर 8 आ सकता है। ऐसे कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो कह रहा है अगर दोनों पूर्णांकों का अंतर 63 है तो वो पूर्णांक, दोनों पूर्णांक याद करो। ठीक है, आपने किस किस नंबर को उठाया, 63 आया, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें एक हिंट दे रखी है, क्लू दे रखा है। कह रहा है यदि दोनों पूर्णांकों का अनुपात कितना, 2:5 है। हाँ भाई, यही काम की बात है, यहीं से हम ये समीकरण बनाएंगे, यहीं से समीकरण बनने वाली है। ठीक है, ये हमें हिंट दे रखी है ना। कह रहा है यदि दोनों पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है। ठीक है ना। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, देखो आप थोड़ा ध्यान से दो, क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है कि दिया है, क्या दिया है, दोनों पूर्णांकों का अनुपात 2:5 दे रखा है ना। सही है, कभी भी अनुपात दे, 2:5 दे, ठीक है, तो 2 को हम क्या करते हैं, 2x कर देते हैं, 5 को 5x कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो पहला पूर्णांक निकलेगा, जो पहला पूर्णांक क्या होगा, पहला पूर्णांक होगा 2 और x। ठीक है, अनुपात होता है, अनुपात को हटाने के लिए x लगा देते हैं। ठीक है, तो पहला पूर्णांक ये 2 है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहला पूर्णांक क्या होगा, ये आएगा 2x। ठीक है, 2x ये हो गया पहला पूर्णांक। सही है ना, क्योंकि दोनों पूर्णांकों का क्या है, दोनों पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है ना। तो ये 2 पहला होगा, दूसरा 5 होगा। बट ये दोनों अनुपात में, तो हमने क्या करेंगे, अनुपात जब हटता है तो x लगाते हैं, तो 2x पहला, और दूसरा क्या होगा, 5x होगा। ठीक है, दूसरा होगा 5x। ठीक है, अब हमने दोनों पूर्णांक तो निकाल लिए कि पहला 2 अभी निकले नहीं है, क्यों, क्योंकि ये x क्या है ना, x बराबर 0 भी हो सकता है। अगर x बराबर 0 हुआ तो भाई 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अभी निकले नहीं है, अभी हम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर चर नहीं, अगर आप निकाल लोगे तो देखना कोई संख्या आएगी, ये x नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ से निकाला, माना कि दो, पहला पूर्णांक क्या 2x है, यहाँ 2 से 2x हो गया, 5 से 5x हो गया। ठीक है, सही है। अब प्रश्न से करो, प्रश्न में क्या कह रहा है, अब चलेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से।
प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न से, क्या प्रश्न से, इसका मतलब होता है कि जो प्रश्न कहेगा, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही हम इन पूर्णांक के साथ करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है, मतलब जो 2x और 5x है ना, दोनों का अंतर कितना है? हमारे यहाँ इस टाइम हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, पहला क्या है 2x और 5x आया कहाँ से कि यहाँ से आया 2:5, तो ये 2x होता है, ये 5x होता है, ठीक है ना। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा दो। अब यहाँ पे बड़ा क्या 5 होगा, छोटा x होगा 2x होगा, ठीक है। तो अंतर दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना 63 है। ये क्वेश्चन में दे रखा, मैं अपने पास से नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है, तो मतलब आप क्या लिखोगे, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर बराबर 63, ठीक है। अब दोनों धनात्मक पूर्णांक मतलब अंतर क्या होता है, अभी जस्ट पता है कि भाई 5x में से घटा दो 2x बराबर कितना 63 आ गया, ठीक है। आगे आ गया, एक मिनट रुको, सही है। अब आप देखो हमारा मेन मोटिव जो होता है यहाँ पर समीकरण बनाना, बहुपद बनाना। अब ये समीकरण बन गई, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब 5x में से 2x घटाओ, कितना आएगा 3x, हाँ 3x बराबर 63। अब 3 और x गुणा हो रहा, 3 को वहां फेंकूंगा तो डिवाइड में भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 63/3। भाग करना, भाग करो, x का मान कितना आया, x का मान आया 3 दूनी 6, 3 कम 21 आ गया, x का मान 21 आया, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कर दूं, देखो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, दोनों पूर्णांकों का अनुपात दे रखा है 2:5, क्या दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, है ना। तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 2:5 दे रखा है, तो पहला पूर्णांक क्या होगा, जो कभी भी अनुपात होता है वहां पे 2 की जगह 2x लगा देते हैं, जो नंबर दे रखे 2 5, 2 में भी x लगा देंगे, 5 में भी x लगा देंगे, तो पहला पूर्णांक क्या हो गया 2x, और दूसरा पूर्णांक क्या हो गया 5x हो गया, है ना। अब हमें जो प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है जो दोनों धनात्मक पूर्णांक उनका अंतर कितना, अंतर 63, ये भी प्रश्न में दे रखा है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है, ठीक है। अब हमें पता है देखो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर बराबर 63 है। अब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा है 5x माइनस 2x, जब 5x माइनस 2x करो कितना आएगा 63 आएगा, ठीक है ना। अब 5x में से 2x घटाओगे तो कितना 3x आया, 3x बराबर 63, 3 को वहां फेंको नीचे जाएगा, अब 3 से भाग करोगे तो x बराबर 21 आ गया। तो मेन हमारा जो मोटिव होता है x की वैल्यू फाइंड करने, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं, फिर वहां पे चर की वैल्यू फाइंड करते हैं, चर यानी x या y, ठीक है। चलो अब देखना, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन करो। पहला पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक 2x है ना, 2x ही तो है। आपके पास x का मान तो आ गया, x बराबर कितना निकाला 21, हाँ 21 निकाला, देखो ये तो निकाला x बराबर 21, ठीक है। अब देखो 2x मतलब 2 गुणा x बराबर 21 लगा दो, सही है। अब एक 2 की गुणा 21 से करो, कितना आएगा, आएगा हमारा 42। तो पहला पूर्णांक कितना आ गया, पहला वाला पूर्णांक 42 होगा, दूसरा क्या होगा 5x, देखो दूसरा पूर्णांक यानी 5x यानी 5 इंटू 21, एक्स बराबर 21 है ना, इसलिए x बराबर 21 रख दो, क्या आया, गुणा करो 5, 105 आ गया, सही है ना। तो ये हमारे दोनों पूर्णांक कौन से होंगे, दोनों पूर्णांक 42 और दो धनात्मक पूर्णांक 42 और 105 हैं, ये हो गया हमारा उत्तर, सही है। अच्छा आपको उत्तर की जांच करनी है, आप कहोगे सर कैसे पहचाने उत्तर सही है, पता कैसे पहचानोगे, उन्होंने कहा दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना 63 है, और हमारे पास दोनों धनात्मक पूर्णांक है 105 और 42 है, अंतर याद करना है इसका, 105 में से घटा दो 42, अगर आपका आंसर 63 आ रहा है तब तो उत्तर सही है, अगर आपका आंसर 63 आ रहा है तब तो उत्तर हमारा सही निकला, अगर गलत आ रहा है तो गलत है। चेक करो घटाना कितना आएगा, देखें 5 में से 2 घटाओ 3 आया,
10 में 4 घटा 63 है। अरे वाह, हमारा उत्तर सही है बिल्कुल। तो अगर ऐसे आंसर की जांच करते हैं, ठीक है, उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देनी है। आप करेंगे प्रश्न नंबर 5 करेंगे, ठीक है। देखो, मेरा एक कोचिंग सेंटर पे है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जिसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। बहुत से बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये है हमारा आपका जितने भी सर्वोदय स्कूल के हैं जो कांति नगर में है, सीलमपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर कोचिंग सेंटर है इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर ICC, ठीक है। तो मैं 9th क्लास की फीस कितनी लेता हूँ? 500 रुपये लेता हूँ। 500 रुपये में आपको सभी विषय पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट हमारे जो मेन फोकस चलता है 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। मैथ, साइंस, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं उन 3 सब्जेक्ट पे, ठीक है ना? सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं बट ज़्यादा उसे पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तीनों टफ टफ हैं, ठीक है। तो हमारा क्या एक कोचिंग सेंटर है, क्या कोचिंग सेंटर है? इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर ICC, ठीक है। गली नंबर 18 में है, ठीक है, शांति मोहल्ला, है ना? तो जितने विद्यार्थी कांति नगर, सीलमपुर या शांति मोहल्ले के हैं, तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो मोबाइल नंबर हमारा है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या ये नंबर है हमारा 89 दिल्ली, दिल्ली शांति मोहल्ला, दिल्ली में है सेंटर, दिल्ली शांति मोहल्ला, सीलमपुर से कांति नगर, 8929168208, है ना? यह है हमारा फ़ोन नंबर। तो आप क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं। 8929168208, ठीक है। ये है हमारा फ़ोन नंबर। जितने बच्चे शांति मोहल्ले के हैं या कांति नगर के हैं, है ना, या सीलमपुर के हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8929168208, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप, जो दिल्ली शांति मोहल्ले के हैं, ठीक है। चलिए, फीस बहुत कम है, 500 रुपये फीस लेता हूँ मैं 9th क्लास को, है ना, और 10th क्लास की फीस 600 रुपये है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा रूबी के पास 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना। रूबी है, कोई लड़की है रूबी, उसके पास जितने सिक्के, अच्छा थोड़ा ये से क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा रूबी के पास 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में, मतलब जितने सिक्के उसके पास 5 रुपए हैं उसकी तुलना में 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना। तो कहने का मतलब किससे तुलना कर रहे हैं? 5 रुपए के सिक्कों से तुलना कर रहे हैं। कह रहा अगर जिसके पास 5 रुपए के सिक्के जितने भी हों, चाहे 50 हो, जितने भी हों, बट 5 रुपए से सिक्के 3 गुना किसके सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना, 3 गुना। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं। अगर मानो ये 5 का सिक्का है, ये 2 का सिक्का है। अगर मानो उसके पास 5 रुपए के सिक्के कितने? 2 हैं। 5 के सिक्के कितने? 2 हैं। मानो हम ऐसे क्वेश्चन एजम्पशन पे चलते हैं सारे क्वेश्चन। ये अगर मानो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 हैं, तो बताना उसके पास 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 3 गुना, है ना। 5 से 2 के सिक्के 3 गुना है, तो क्या करोगे? 3 की 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 6। तो मतलब उसके पास 2 रुपए के सिक्के 6 हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जितने सिक्के 5 रुपए के हैं उससे 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं, सही है। यह है क्वेश्चन। अब बताओ हम किसे मानेंगे? 2 रुपए के सिक्कों को मानेंगे, 5 को मानेंगे? 5 रुपए के सिक्कों को मानेंगे। क्यों? जब तक 5 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं पता लगेगी तब तक आप 2 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको ये लाइन समझा दी। कह रहा यदि उसके पास कुल 88 रुपए हैं, अब टोटल रुपए दे दिया 88, है ना, टोटल रुपए 88 हैं, ठीक है। तो उसके पास हर तरह के कितने सिक्के हैं? तो हमें ये बताना है कि उसके पास कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए कितने सिक्के हैं, ताकि जिसको जोड़ने के बाद 88 रुपए आना चाहिए टोटल, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? चलिए हल करें। चलिए हल करते हैं। और समझ में आया, ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो जितने बच्चे दिल्ली से हैं, दिल्ली, सीलमपुर या कांतिनगर या शांति मोहल्ले के हैं या गांधीनगर के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है ICC मतलब इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर है, ठीक है। हाँ, और पूरी फैसिलिटी है ना। सारे के सारे आपको नोट्स किस में दिए जाते हैं? सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में दिए जाते हैं, प्रिंट आउट निकाल के। प्रिंट आउट की कोई हम चार्ज नहीं लेते,
₹500 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब फ्री मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सब। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या किसको मानना है। मान लिया, माना ₹5 के सिक्कों की संख्या क्या एक्स है, मतलब ₹5 की सिक्कों की संख्या एक्स मान लिया, ठीक है। अब चलो प्रश्न से कि प्रश्न में क्या कह रहा है, क्योंकि हमें हमें ₹5 के सिक्कों की संख्या तो पता लग गई कितने एक्स है, कि उसके पास ₹5 के सिक्के एक्स हैं। अब बताओ ₹2 के सिक्के कितने होंगे? ₹2 के सिक्के कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा ₹5 के सिक्कों की तुलना में 3 गुना ₹2 के सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे? तो ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3x। 3x मतलब 3 गुना, सही है। इतनी बार ठीक है, 3 से गुणा करो, 3x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है उसके पास जो है कुल ₹88 हैं, ये भी तो कह रहा है क्वेश्चन में। उसके पास टोटल रुपए कितने? 88। एक मिनट को, हाँ, उसके पास टोटल कितने हैं? कह रहा है कुल राशि 88 है। कुल राशि मतलब तो क्या करोगे भाई, ₹5 के सिक्के जितने होंगे, है ना, अगर मान लो, चलो ये कुल राशि कितनी? इतनी तो ठीक है। कुल राशि ₹88 मतलब ₹5 और ₹2 के सिक्कों को दोनों को जोड़ोगे ₹88 आएंगे, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ से इक्वेशन समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, है ना। ये आपने देख लिया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, देख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो भी, चलो तो जूम करना है ना थोड़ा मुझे, सही है। अब देखो, कुल राशि ₹88। कुल राशि में क्या आएगा भाई? ₹5 की सिक्कों की संख्या प्लस ₹2 की सिक्कों की संख्या बराबर 88। जितने ₹5 के सिक्के हैं, है ना, वो सिक्के आएंगे और ₹2 के सिक्के आएंगे, दोनों को जोड़ेंगे बराबर ₹88 आएंगे। ये तो समीकरण बन गया। अब देखो, ₹5 के सिक्कों की संख्या, देखो देखो थोड़ा ध्यान देखो, ₹5 के सिक्कों की संख्या, ये रहे 5, ये ₹5 हैं, और ₹5 के सिक्कों की संख्या क्या है? 5x है, समझ रहे हो। ₹5 के सिक्कों की संख्या प्लस ₹2 के सिक्कों की संख्या बराबर ₹88 होगा ना? हाँ होगा, ठीक है। ये ₹5, एक्स क्या है? ₹5 के सिक्कों की संख्या प्लस 6, 6 क्या है? ओ हो, 1 मिनट रुको, हाँ सही है। अब ये 6 कहाँ से आया? आपको इसको इसके बारे में डाउट है? 6, चलो 5 तो समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, ₹5 के सिक्के कितने? एक्स हैं, ये तो ठीक है। बट यहाँ ₹2 के सिक्के आना चाहिए ना, ये कैसे आया? अब मैं समझ में कैसे आया, चलिए यहाँ देखो, मैं इस इक्वेशन को दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको अगर मैं ऐसे, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा यहाँ नीचे क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, ₹5 के सिक्कों की संख्या मतलब 5x, सही है, प्लस अब आएगा ₹2 के सिक्कों की संख्या, ये रहा ₹2। अब ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है, देखो ना, ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा गुणा 3x, ठीक है, बराबर 88, सही है ना, ऐसे आया। ₹2 के सिक्कों, ₹2 के गुणा सिक्कों की संख्या 3x बराबर 88। अब देखो 5x, और जब 2 की गुणा 3 से करो, 2 3 6, तो ऐसे 6x आया बराबर 88, समझ में आया? ऐसे 6x आया, है ना। देखो मैंने हर एक स्टेप को क्लियर करा, है ना। अब देखो, अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ से समीकरण बन गया, बहुपद बन गया। इस बहुपद से क्या करेंगे, या समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे। 5x भी प्लस का, 6x भी प्लस का, क्या करें, 5 और 6 यानी 11, 11x बराबर कितना है? 88 आ गया। कितना आ गया? 88, है ना। अब 11 को वहां फेंको, 11 को आपने फेंक दिया, 88 बटे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 से भाग करना 88 को, तो x बराबर कितना है? x बराबर 8 आ गया। इतनी बार ठीक है, x बराबर 8 आ गया। अब बताना x को क्या मान रखा था हमने? ₹5 के सिक्के हैं, जो x हैं वो ₹5 के सिक्के ही ना, ठीक है, हाँ। तो आप कह सकते हो कि उसके पास जो ₹5 के सिक्के कितने हैं? 8 है, हाँ। चलिए आगे करते हैं। इतनी बात समझ में आई ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब देखो, जो हमने ऊपर माना है, क्या माना है कि ₹5 के सिक्कों की संख्या x मान रखी है ना। अब बताओ x का मान कितना आया? x का
मान हमारे पास आया 8, तो आप ये जो कह सकते हो कि 8, तो जो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी उसके पास? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या उसके पास 8 है, मतलब उसके पास 5 के सिक्के 8 है, ठीक है। अब जब आपने ये निकाल लिया तो ये भी निकाल लोगे, अब बताना, क्योंकि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है? अब बताओ, 2 रुपए की सिक्के की संख्या क्या है? 3x है, 3x 3 गुना है ना, क्या होगा? 3 गुना 8 मतलब कितनी होगी? 24 हो गए, है ना? ये हो गया हमारा आंसर। देखो उसके पास 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 8 सिक्के हैं और 2 रुपए के 24 सिक्के हैं। अब आप कहोगे सर ये आंसर कैसे पता लगे, ठीक करा है गलत करा है? तो हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। चलिए जांच में आपको करा दे रहे हैं, जांच करो, क्वेश्चन की जांच करो। जांच कैसे करेंगे? उसके बाद टोटल तो कितने? 88 रुपए है ना, तो देखो 5 रुपए के सिक्के गुणा 8, यही तो करोगे कि भाई 5 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं? भाई 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 5 दूनी 10, 10 रुपए हो गए। तो जितने के सिक्के 5, जितने सिक्के उससे गुणा होती है, तो 5 रुपए के 8 सिक्के, ठीक है, प्लस सबको जोड़ने का 88 आना चाहिए ना, 2 रुपए के यानी 2 प्लस 24 बराबर देखना कितना आ रहा है, देखना कितना आया? 5 अट्ठे 40, 40 और 24 की आप करोगे कितना आएगा? 2 चौक 8, ठीक, 48 आएगा। अब देख लो टोटल कितना हो रहा है? अरे तो 88 आ गया। हाँ सही तो है, देखो ना, जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमारे पास टोटल 88 रुपये आ रहे हैं। हाँ सही बात है, उसके बाद 88 रुपये तो टोटल, ठीक है, तो मतलब हमारा उत्तर सही है। ऐसे उत्तर की जांच करते हैं, सही है, उत्तर सही है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 6 है ना। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है, मेरा गला सूख सा रहा है। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पढ़ा? पढ़ लिया होगा। मैं समझा दूं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कह रहा है एक किसान 300 फीट लंबी बाड़ को अलग अलग लंबाई के 2 टुकड़ों में काटता है। लंबाई लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी? अब बाड़ किसे कहते हैं? अब आप कहोगे सर ये बाड़ क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। बाड़ 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 किसे कहते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, बाढ़ समझा रहा हूँ कैसे कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन की देखो साइडों में क्या लगा हुआ है, ये येलो येलो लगा हुआ है, ये क्या है? आप थोड़ा देखो, येलो येलो है, येलो है ना, है ना, ये चारों तरफ हमने लगा रखा है, इसे हम बाढ़ कहते हैं। ये जो देखो ये येलो दिख रहा है यहाँ से, ये रहा बाढ़, मतलब खेत के चारों ओर दीवार लगा देना ताकि कोई जानवर अंदर ना घुस सके, कोई कुत्ता अंदर ना जाए। खेत है, खेत के चारों ओर क्या करते हैं? बाउंड्री कर देना, बाउंड्री करने को बाढ़ कहते हैं। मतलब जो बाढ़ है वो क्या है? बाउंड्री है, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, तो बाउंड्री है, बाढ़ की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 300 फीट है। जो आप करोगे टोटल जितना बड़ा खेत होगा उसकी लंबाई, मतलब पूरी चारों ओर क्या है? बाढ़ लगी हुई, इसकी लंबाई कितनी? 300 फीट है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया इसने? इस बाढ़ को अलग अलग लंबाई के 2 टुकड़े, इस बाढ़ के इसने क्या करे? 2 टुकड़े कर दिए, है ना, ठीक है, सही है। तो क्या फाइंड करना कह रहा है? दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करो कि दोनों टुकड़ों की कितनी लंबाई होगी। हाँ वो बात अलग है, इन्होंने यहाँ पे हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है? कि लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना है, 4 गुना लंबा है, मतलब जो लंबा टुकड़ा है छोटे टुकड़े से 4 गुना लंबा है ना। अगर लंबा टुकड़ा अगर लंबा छोटा टुकड़ा अगर छोटा टुकड़ा कितना है? 4 फीट का है, तो बताना लंबा टुकड़ा कितने फीट का होगा? क्योंकि लंबा टुकड़ा क्या है? छोटे टुकड़े से 4 गुना लंबा है, 4 गुना है ना। अगर छोटा, ये क्या है? छोटा टुकड़ा 4 फीट का है, तो बताना बड़ा लंबा टुकड़ा कितना होगा? 4 चौक 16, 4 गुना है ना, मतलब 16 फीट का होगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है। हमें नहीं पता ना भाई, हमें यही नहीं पता भी छोटा टुकड़ा कितने फीट का है,
मैं बता रहा हूँ, मानो कि अगर छोटा टुकड़ा 4 फीट का है तो बड़ा कितना होगा, लंबा 4 चौक 4 गुना 4 चौक 16 फीट का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ ये यूं समझाना था कि हमें पता लगे मानना किसे है, हमें मानना है छोटे टुकड़े को मानेंगे ना, जब छोटा टुकड़ा मान लेंगे बड़ा टुकड़ा खुद आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का क्या है, चलो हमने मान लिया, माना है कि छोटे टुकड़े की लंबाई x है, ठीक है, छोटे टुकड़े की लंबाई x है, तो बताना बड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा, 4x होगा, नहीं वो 4x होगा, ठीक है। प्रश्न अनुसार लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना है, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए लंबे टुकड़े की लंबाई 4x होगी, हाँ होगी 4 गुना ना, भी समझा आपको, ठीक है। अब देखो, अब ये भी प्रश्न के अनुसार है, क्या अनुसार है, कह रहा है दोनों टुकड़ों की कुल लंबाई 300 फीट है, हाँ उसने टोटल लंबाई 300 फीट है ना, 300 फीट के दो टुकड़े करें तो दोनों को अगर जोड़ोगे, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़े को जोड़ोगे तो बराबर 300 फीट आएगा, ठीक है। तो भाई कह रहा है कि दोनों टुकड़ों की कुल लंबाई 300 फीट है, सही है। अब देखो, दोनों टुकड़ों की कुल लंबाई मतलब छोटे टुकड़े की लंबाई प्लस लंबे टुकड़े की लंबाई बराबर कितना है, 300 फीट, समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा होगा, सही है। अब देखो, छोटा टुकड़े की लंबाई कितनी है, x है, लंबे कितनी है 4x है, बराबर है 300। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। एक मिनट, चलो क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो, सब बढ़िया समझ में आ गया, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, समझाया भी अच्छा, अच्छे से मैं लिख कर भी लाया हूं, ठीक है। अब हम क्या से करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू, ऐसे आप लोग भी अच्छे से लिख लेना कॉपी पे, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, x 4x कितना आएगा, 5x बराबर 300, सही है। 5x बराबर x प्लस 4x, दोनों जोड़ दो 5x, अब 5 को फेंकना वहां पे, तो x बराबर क्या आ गया, 300 बटे 5, भाग करो, 5 नीचे जाएगा, कितना आएगा, x बराबर आएगा 60, जब आप 300 को 5 से भाग करोगे 60 आएगा, x का मान 60 आ गया, ठीक है, x बराबर 60 आ गया, समझ में आया कैसे आया, हाँ ठीक है, आगे करते हैं। अब देखो, अब हमने ऊपर क्या माना है कि भाई छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, x है, तो बताना जब छोटा टुकड़ा की लंबाई x है तो क्या x कितना है, x की वैल्यू कितनी 60 है, तो मतलब छोटा टुकड़ा कितना है 60 फीट का है, क्या 60 है ना, तो x बराबर छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी 60 फीट हो गई, सही है। छोटे टुकड़े की लंबाई x मानी जो कि x बराबर 60 है, तो 60 फीट लंबा हो गया ना। अब लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी 4x है, मतलब 4 गुना x मतलब 4 गुना 6, क्योंकि 4 गुना x मतलब 4x की वैल्यू 60 है, तो 4 गुना 60 तो 6 4 6 24 मतलब 240, लंबा टुकड़ा कितना आ गया, लंबा टुकड़े की लंबाई 240 फीट होगी। चलो, छोटे टुकड़े की लंबाई 60 फीट है और लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है 240 फीट है। अब आपको सर ये आंसर ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को जोड़ो कि 240 प्लस, देखो सबसे पहले छोटा टुकड़ा दो, ठीक है, 60 और प्लस 240 जोड़ना, 300 फीट आ रहा नहीं आ रहा, हाँ आ रहा, ठीक है, देखो टोटल, और ये 240 क्या है 4 गुना है 6 24, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मुझे अभी ऑफलाइन क्लास भी लेनी है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। चलो, यह है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी से 3 अधिक है, देखो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा करेंगे, 3 अधिक मतलब 3 जोड़ देंगे, ठीक है, इतनी बार, ठीक है, और उसका परिमाप कितना 24 सेंटीमीटर है, तो आयत की विमाई ज्ञात करो, है ना। विमाय का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, आयत में क्या होता है, आयत की लंबाई होती है चौड़ाई होती है, तो आयत की विमाई ज्ञात करनी है, मतलब क्या फाइंड करनी है, आयत की लंबाई ज्ञात करनी है और आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है, इतनी बार, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से तो मतलब चौड़ाई को मान लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने मान लिया कि मायना आयत की जो चौड़ाई है वो x सेंटीमीटर, हाँ मान लिया, जब आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, प्रश्न क्या हो, क्या प्रश्न अनुसार कि प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 3 अधिक है ना। देखो लंबाई जो है, लंबाई बराबर 2 गुनी जो चौड़ाई है, चौड़ाई से क्या है 2 गुनी से 3 अधिक, तो 2 गुनी ये 2x मतलब 2 गुनी हो गया, 3 अधिक मतलब 3 जोड़ दिया, ऐसे निकालते हैं, 2 गुनी आएगा 2x और 2 से गुणा करोगे, जितनी अधिक होगी उतना जोड़ दोगे, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या आ गया, लंबाई बराबर आ गया 2x प्लस 3, 2 गुनी से 3 अधिक, ठीक है, ऐसे निकाली लंबाई।
अब हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, ये क्या दिया है, क्या ये भी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। क्या है, आयत का परिमाप क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है ना। अब देखो आप थोड़ा ध्यान दो, आयत का परिमाप, आप 9th क्लास में हो तो आपको पता ही होगा आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आयत देखो यह है आयत का परिमाप बराबर 24, तो LHS RHS, LHS में हम लगाएंगे यहाँ पर इस साइड में लगाएंगे आयत के परिमाप का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 2 गुणा अंदर आएगा लंबाई लंबाई और ये प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। और बराबर क्या चल रहा है, ये हो रहा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणन लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर 24 चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, नियम होता है आयत के परिमाप का। अब यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, 2 को वहां फेंको, 2 को यहाँ फेंको, फेंक दिया तो 2 क्या करेगा 24 से भाग करेगा, ठीक है। जब आपने 2 को वहां फेंका तो यहाँ क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा ना, तो यानी को लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24 बटे में आएगा 2, सही है। इतनी बात ठीक है। अच्छा अभी देखो इतना इतना सॉल्व करो, ठीक है। लंबाई, एक मिनट जाना, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 से भाग करना 12 आएगा, ठीक है। तो हमने भाई इतना सॉल्व कर लिया, ये 2 को फेंका डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं लंबाई कितनी है, लंबाई लंबाई हमारे पास है, लंबाई है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे लंबाई की जगह क्या रखेंगे 2x प्लस 3 रख दिया, लिख दिया। अब प्लस चौड़ाई, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को हमने x मान रखा है तो यहाँ पे x हो गया, देखो ना यार, देखो 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 चौड़ाई कितनी है x है, ठीक है, रख दिया, है ना। बराबर क्या आ गया, ये आ गया बराबर 12, सही है। अब इसको सॉल्व करो समीकरण को और x का मान निकालो, आंसर हो गया, ठीक है। देखो 2x और 1x कितना हो गया 3x हो गया, 3x और ये प्लस का 3 बराबर 12। पहले 3 को वहां फेंको, घट जाएगा तो क्या आएगा 3x बराबर कितना आएगा, 12 में से 3 घटाओ कितना है 3x, 3x बराबर आ गया 9। यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लो लगाओ, सब में लगा दो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। अब देखो अब 3 को फेंको वहां पे भाग होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 9/3। अब 3 से काटना, भाग करोगे तो x कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, तो x का मान कितना है 3 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना कैलकुलेशन। लंबाई कितनी है 2x प्लस 3 है, प्लस थोड़ा x है, बराबर 12 है, ठीक है। हमने ऐसे सॉल्व कर बाहर निकाला, ठीक है। अब दोनों को जोड़ो 2x और x 3x प्लस 3 को वहां फेंकोगे तो 12 में से घटेगा 9 आएगा। अब 3 को फेंको तो 9/3 आएगा, 3 और 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा, x निकाल लिया। अब बताओ आयत की चौड़ाई क्या है, x सेंटीमीटर है ना, तो मतलब कितनी होगी, आयत की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहे लंबाई कितनी होगी, लंबाई 2x प्लस 3 है, तो देखो 2 गुणा x, देखो 2x प्लस 3 का मतलब 2 गुणा x, यहाँ ठीक करो, x कितना है 3 है, 23 प्लस 3। अब सॉल्व करना, 2 गुणा 3, 2 3 6 प्लस 3 मतलब कितना 9 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया हमारा आयत की चौड़ाई कितनी होगी, ये विमाएं हो गई, तो लिखो विमाएं कितनी होगी, विमाएं विमाएं क्या हो गई 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई लंबाई विमाएं ये हो गई 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे वाह, प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई है, अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्रश्नावली टाइम के हिसाब से पूरी हो गई है ना। देख लो 2.2 पूरी हो चुकी है, तो आप लोग क्या करना है पूरी प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात
प्रश्नावली 2.3 अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, सही है ना। अब हम जो प्रश्नावली 2.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को पढ़ाई करनी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से कर लोगे, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना और सारे सारे नोट कर देना। आपके नोट्स भी अच्छे से बनेगा। देखो आप अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, क्लास 9 के गणित के नोट्स बनाओ, साइंस के बनाओ, सब नोट्स बनाओ। तो जितना मैंने कराया है अच्छे से फेयर कॉपी में आप बना सकते हो, और फेयर कॉपी बनाओ और ये कॉपी आपकी स्कूल में भी चेक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से कराए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाय।